हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम MEG 10 इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं MEG 10 के एग्ज़ाम के लिए, वो सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ये वाली वीडियो अगर आप लोग एंड टाइम पे देख रहे हैं एक दो दिन पहले, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी, बिकॉज इसमें हम सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लेंगे और आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखने हैं, क्या कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने आंसर्स में डालने हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रही हूँ। ओके, अब हम सबसे पहले इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया का मतलब क्या होता है। देखो, इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, मतलब एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जो सिर्फ लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं है। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कल्चर को इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश, लेकिन हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से पढ़ेंगे, अपनी इंडिया के हिसाब से। तो यानी कि एक तरह आप इंडियन इंग्लिश पढ़ोगे। ओके, इस सब्जेक्ट के अंदर हम ब्रिटिश लिटरेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश एंड अमेरिकन लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज पढ़ने वाले हैं एंड कुछ क्रिटिकल अप्रोचेस भी पढ़ेंगे। ओके, अगर हम इसका स्कोप देखें, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, तो इसका स्कोप सिर्फ लिटरेचर तक लिमिटेड नहीं है। इंग्लिश स्टडीज में लिंग्विस्टिक्स, कल्चरल स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज और टीचिंग मेथड्स भी आते हैं। इंडिया में इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए बनी क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ने इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और सोशल मोबिलिटी की लैंग्वेज बना दिया। आज के टाइम पे आपको इंग्लिश आना एक बेसिक चीज मानी जाती है। ऐसा नहीं कि अगर आपको हिंदी ना आती हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका स्टेटस भी एकदम से चेंज हो जाता है ना। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सोशल मोबिलिटी की लैंग्वेज है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका कॉलोनियल बैकग्राउंड, कि कैसे इंग्लिश की एंट्री हुई इंग्लिश एजुकेशन में। ओके, देखो, पहले हम पढ़ते हैं कॉलोनियल बैकग्राउंड। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में आई ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे। इसका टाइम होगा 18th से 19th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, शुरू में इंग्लिश जो है मिशनरी स्कूल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के एफर्ट्स के थ्रू आई थी, लेकिन इससे पहले इंडिया में पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। ठीक है, इससे पहले इंडिया में जो है इंग्लिश नहीं थी, पर्शियन यूज होती थी। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश ने जो है पर्शियन को रिप्लेस कर दिया, स्पेशली हायर एजुकेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में। यानी कि पढ़ाई वगैरह में इंग्लिश बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई थी इंग्लिश की, और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी काम होते थे गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, उसमें इंग्लिश की बहुत वैल्यू हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंग्लिश एक स्ट्रैटेजिक टूल लगती थी, तभी उन्होंने टूल ऑफ गवर्नेंस इसे बना दिया था, अगर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंग्लिश एक स्ट्रैटेजिक टूल लगी थी और उनका एम था कि एक ऐसी क्लास बनाना जो इंडियन हो ब्लड और कलर में, लेकिन इंग्लिश को थिंकिंग और वैल्यूज में रखें वो लोग। ठीक है, ये लोग ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन पॉपुलेशन के बीच एक इंटरमीडिएरी के काम करते थे, यानी कि इंग्लिश एलीट क्लास एक आ गई थी। ऐसे लोग थे जो थे तो इंडियन, ठीक है, लेकिन उन लोगों को इंग्लिश आती थी, तो एक तरह उनके जो थॉट प्रोसेस है वो इंडिया से रिलेटेड थे, लेकिन उनको इंग्लिश आती थी, तो वो ज्यादा जो है ब्रिटिशर्स के फेवर में काम करते थे। ठीक है, इंग्लिश गवर्नेंस का टूल भी थी, इससे डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स में एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गया था। लिंग्विस्टिक रीजन्स यानी कि जहां अगर लैंग्वेज ऐसी बोली जाती थी जो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल समझ नहीं आती थी। ओके, इंग्लिश के थ्रू जॉब्स, गवर्नमेंट पोजीशंस और लीगल सिस्टम तक एक्सेस मिलने लग गया था। जिन लोगों को इंग्लिश आती थी उनको काम वगैरह इजीली मिल जाता था। इस प्रोसेस में एक इंग्लिश एजुकेटेड एलीट क्लास बनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एजुकेटेड एलीट क्लास। ओके, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज रखने वालों से अलग थी। मतलब अगर आप इंडियन हो, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका एक अपर हैंड है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकॉलेज मिनट एंड एजुकेशनल पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है इंग्लिश की एंट्री हुई थी और उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी में ऐड हुई थी वो।
तो मैकॉलेज मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने यहाँ पे दे भी रखा है। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्रिटिकली एग्जामिन मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835 एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशनल पॉलिसी एंड सोसाइटी। यही क्वेश्चन आता है। देखो, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो है चार्टर एक्ट आया था 1813 में। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में एजुकेशन के लिए फंड्स एलोकेट किए, यानी कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए उन्होंने पैसा जो है अलग अलग जगह एलोकेट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद एक डिबेट शुरू हुई बिटवीन ओरिएंटलिस्ट, जो लोग फेवर करते थे किस चीज का, संस्कृत और पर्शियन का, एंड एंग्लिसिस्ट, जो लोग फेवर करते थे इंग्लिश का। ओके, अब इसमें क्या होता था, ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि संस्कृत और पर्शियन पढ़ाई जाए, जबकि एंग्लिसिस्ट कहते थे कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश के थ्रू पढ़ाई होनी चाहिए। और यहीं पर हमारे आते हैं इसके बाद मैकॉलेज मिनट। ओके, 1835 के बहुत फेमस है ये थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने क्लियरली बोला, ये नाम आपको पता होना चाहिए जिसके ऊपर बेस्ड है ये सारा, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, इन्होंने क्लियरली बोला कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए, और इनका एक फेमस स्टेटमेंट था कि उन्हें एक ऐसी क्लास चाहिए जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर हो, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मॉरल और इंटेलेक्ट। यानी कि आपका खून हिंदुस्तानी है, लेकिन आपकी सोच, आपके ओपिनियन, आप बहुत ओपन सोच वाले हो बिकॉज आपको इंग्लिश आती है। तो उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश को रखेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हर चीज का, और हम एक नई तरह की क्लास बनाएंगे। ओके, इसमें अब नेक्स्ट आता है इसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकॉले की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया और इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। और इस पॉलिसी का इम्पैक्ट बहुत ही डीप था, क्योंकि इससे ना एक वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इसके जो है वीक हो गए थे, और इंग्लिश जो है सोशल एडवांसमेंट का मेन रास्ता बना। जिसको इंग्लिश आती है वो क्लास में भी ऊपर होगा, उसको जॉब्स भी मिलेंगी, तो ऑब्वियसली उसके पास पैसा भी आ जाएगा, इज्जत भी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम एक और बात पढ़ें कि इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, तो इस थ्योरी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। इसका मतलब इंग्लिश एलीट से मासेस तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन रियलिटी में ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई थी। मैकॉलेज मिनट जो उसने कहा था ये नहीं सक्सेसफुल हो पाया था, ये थ्योरी जो है नहीं वर्क कर पाई थी। आज भी लैंग्वेज पॉलिटिक्स और एजुकेशन डिबेट्स में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखता है हमें। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंग्लिश एज अ कॉलोनियल लैंग्वेज। ओके, कैसे जब हम कॉलोनाइज हुए थे तो इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे यूज करा गया था, किस रूप में हमें समझाया गया था इंग्लिश के बारे में। देखो, लैंग्वेज ऑफ पावर अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ पावर थी। लीगल सिस्टम, हायर एडमिनिस्ट्रेशन और एडवांस एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही होती थी। इस वजह से मेजॉरिटी पॉपुलेशन बाहर रह गई और सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो एम्पावर्ड हो पाए थे, बिकॉज उनको ही हायर एजुकेशन का मौका मिला, जॉब्स का मौका मिला। ठीक है, कल्चरल डोमिनेशन की बात करें अगर हम, तो इंग्लिश के थ्रू कल्चरल डोमिनेशन भी हुआ। वेस्टर्न वैल्यूज, लिटरेचर और थिंकिंग को सुपीरियर दिखाया गया और इंडियन ट्रेडिशंस को इन्फीरियर माना गया था, कि मतलब कि जिसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश लिटरेचर आता है, वो ऊपर है, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज रखता है इंडिया वाली, वो इन्फीरियर लोग हैं। ठीक है, मतलब कि वो नीचे हैं, नीचे के हैं। ठीक है, नॉलेज डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेस में जो हुआ, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम हमारा जैसे कि संस्कृत और पर्शियन साइडलाइन हो गए थे बिल्कुल, और इससे सेंचुरीज पुरानी इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है हमारी डिसरप्ट हो गई थी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, अगर देखा जाए तो इंग्लिश जो है सिर्फ लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल टूल थी जो कॉलोनियल हायरार्की को नॉर्मल बनाती थी और ब्रिटिश रूल को जो है जस्टिफाई करती थी। तो इन्होंने ना इंग्लिश को एक ऐसा टूल बना लिया था जिससे अपनी लैंग्वेज को जस्टिफाई भी करने लग गए थे, और हमारे ऊपर जो है डोमिनेंस दिखाने लग गए थे कि तुम्हें तो इंग्लिश नहीं आती तो तुम तो गवार हो भाई, और हमें आती है इसलिए हम लोगों का अपर हैंड है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इंडियन रिस्पॉन्स टू इंग्लिश एजुकेशन, यानी कि जब इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन आई तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, कैसे चीजें लोगों ने ली। ओके, देखो, काफी इंडियंस ने इंग्लिश को प्रैग्मेटिकली एक्सेप्ट किया, क्योंकि इससे जॉब्स, स्टेटस और मॉडर्न नॉलेज मिल रहा था हमें। रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय इंग्लिश एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें
तो इंग्लिश को स्ट्रैटेजिक एम्पावरमेंट के लिए भी यूज किया गया। इंडियंस ने इंग्लिश में एंटी कॉलोनियल आर्ग्यूमेंट्स लिखे, वेस्टर्न पॉलिटिकल आइडियाज पढ़े, और इससे जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी हमें एक स्ट्रेंथन कर पाए हम लोग, ठीक है। क्योंकि जिसको इंग्लिश आती थी लेकिन वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू से जुड़ा हुआ था, वो इंडियन, उसको पता लगा कि हम कैसे वेस्टर्न वालों से, ब्रिटिशर से बात कर सकते हैं, कैसे अपने थॉट आइडियाज को रख सकते हैं। तो इससे जो है हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट भी काफी स्ट्रांग हुआ था। ओके, लेकिन अगर हम बात करें और कुछ लीडर्स की, जैसे कि गांधी जी, तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि इंग्लिश इंडियंस को अपनी रूट से दूर कर देती है और एक जो है अलग सी क्लास बना देती है एलीट की, जो हमें नहीं करनी। ओके, इसीलिए इंग्लिश एजुकेशन को लेके एक पैराडॉक्स रहा है हमेशा से, ठीक है, कि एक तरफ इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन दूसरी तरफ इससे इनइक्वालिटी और एलियनेशन क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली एक अभी भी हम देखें अगर प्रेजेंट सोसाइटी में, तो जिसको इंग्लिश आती है उसको हम पढ़ा लिखा कह देते हैं, लेकिन जिसको नहीं आती उसको हम कहते हैं अरे तू तो गवार है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो जिसको हिंदी आती है वो टेक्निकली पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसलिए हमने एक इंग्लिश आने वाली चीज की वजह से क्लास क्रिएट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस पे, कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। ओके, अगर हम देखें तो इनका रिलेशन काफी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने देखो क्या कहा। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश रीजनल लैंग्वेजेस को थ्रेटन करती है, और कुछ कहते हैं कि ये मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिया की स्ट्रेंथ है। इंडिया में देखो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, लेकिन डायलेक्ट्स हंड्रेड्स हैं। बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं बोलने के। ओके, एजुकेशन में हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाए ताकि इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के बीच बैलेंस हो सके, लेकिन इंप्लीमेंटेशन हर स्टेट में इसका डिफरेंट रहा है। ओके, देखो बायलिंगुअलिज्म ये सब हम पढ़ेंगे। पहले हमने ये पढ़ा कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या रहा है। रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया। अभी आप जैसे देखते हो कि 5th ग्रेड में, 8th ग्रेड में हमें चॉइस मिलती है लैंग्वेज चूज करने की, तो हम एक थर्ड लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। चाहे हमारे सारी बुक्स इंग्लिश में हो, लेकिन हिंदी पढ़ना हमें कंपलसरी होता है, और हम एक थर्ड लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। इसे कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं क्या क्या इंग्लिश का यूज रहा है। देखो, इंग्लिश ने ट्रांसलेशन कल्चर को भी प्रमोट किया। इंडियन लिटरेचर ग्लोबल लेवल पर ट्रांसलेट हुआ, और इंडियन लैंग्वेजेस ने इंग्लिश वर्ड्स को अब्सॉर्ब किया, जिससे हमारी आवाज, हमारा लिटरेचर, हमारा कल्चर ग्लोबल लेवल पर फेमस हुआ है। ओके, अगर हम बात करें बायलिंगुअलिज्म की, तो अर्बन एरिया में बायलिंगुअलिज्म और कोड स्विचिंग कॉमन हो गया, यानी कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को सुपीरियर माने जाने लगा, जिससे हमारी जो है लैंग्वेज में हायरार्की बढ़ गई, यानी कि इंग्लिश को ऊपर रखा गया और सारी लैंग्वेजेस को नीचे रखा गया। ओके, लिटरेरी एक्सचेंज में हमने पढ़ लिया कि कैसे काम आया। हमारी लिटरेचर जो है ट्रांसलेट होकर ग्लोबल लेवल तक गई, जो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, क्योंकि हमारी आवाज भी वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंची। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं इंग्लिश स्टडीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद इंग्लिश स्टडीज में जो है थोड़ा सा डीकॉलोनाइजेशन शुरू होने लगा। ठीक है, डीकॉलोनाइजिंग यानी कि अब कॉलोनी, जैसे कि हम कॉलोनाइज थे ब्रिटिशर से, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इंग्लिश में से थोड़ा सा हटने लगा था। ठीक है, यूनिवर्सिटीज ने कॉलोनियल सिलेबस को क्वेश्चन किया और सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर से बाहर आना शुरू किया। इसमें अब हम अमेरिकन लिटरेचर, कॉमनवेल्थ लिटरेचर और बाद में इंडियन राइटिंग भी इंग्लिश में इंक्लूड होने लगी। ओके, इसका होराइजन जो है एक्सपैंड हुआ। हम लोग सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर से निकल के और सारे लिटरेचर तक भी गए। ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। अगर हम देखें इसका थ्योरेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो जैसे कि क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, फेमिनिज्म और कल्चरल स्टडीज इंग्लिश डिपार्टमेंट का हिस्सा बने, और इससे सिर्फ ब्यूटी ऑफ लिटरेचर से हटकर पावर, आइडियोलॉजी, इस सब पे भी जो है ध्यान दिया गया। अगर हम कुछ राइटर्स देखें, जैसे कि R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव और बाद में सलमान रश्दी और अरुंधति रॉय, ये इन सब का पार्ट बने इंग्लिश स्टडीज का कॉमनली, बिकॉज इन्होंने जो है काफी ऐसे इंग्लिश लिटरेचर लिखे जो ग्लोबल लेवल पे बहुत फेमस हुए। ओके, इससे जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल बना इंग्लिश स्टडीज, बिकॉज हमारा जो लिटरेचर है वो बाहर तक जा पाया और हम नई नई चीजों को क्वेश्चन कर पाए, जैसे कि आइडेंटिटी, पावर, रिप्रेजेंटेशन, ये सब। ओके, अब हम देखते हैं इंग्लिश एंड इंडियन आइडेंटिटी, यानी कि हमारी इंडियन आइडेंटिटी पे क्या इसका असर पड़ा। देखो, पहले तो यहाँ पे एक बहुत ही ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, कि ये क्वेश्चन है क्या इंग्लिश एक इंडियन लैंग्वेज है। देखो,
इसकी वजह से हम ना इंग्लिश हम इंडियन लैंग्वेज नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आया तो ये बाहर से है, लेकिन अभी जो हम इंग्लिश यूज करते हैं वो हमारे से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए हम उसे इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश कहते हैं। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, अगर हम कहें तो जैसे सलमान रश्दी और इन जैसे स्कॉलर्स हैं, इन्होंने कहा है, इंडियन राइटर्स जितने भी ये फेमस हैं, इन्होंने कहा है कि इंग्लिश को इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया ना इन्होंने कि अब वो इंडियन हो चुकी है। इसे हम इंडियनाइजेशन कहते हैं। यानी कि अब तुमने देखा होगा हम लोग हिंग्लिश बोलते हैं, है ना। हम लोग जब मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स को लेकर, लेकिन होती वो इंग्लिश ही है। तो ये होता है इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश। ओके, अगर देखा जाए तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आज भी क्लास और एक्सेस से लिंक्ड है। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स महंगे होते हैं और इससे जो है इनइक्वालिटी बढ़ती है, एक एलीट क्लास कल्चर का बन रहा है। मैं तुम्हें बताया कि इससे जो है एक बैरियर क्रिएट हो रहा है। हम जो इंसान इंग्लिश बोलता है उसे ऑटोमेटिकली रिच वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, पढ़े लिखे वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। तो उसका असर हमें आइडेंटिटीज पे दिखता है। ठीक है, इंग्लिश कल्चरल कैपिटल भी बन चुकी है, यानी कि सोफेस्टिकेशन और मॉडर्निटी का सिंबल बन चुकी है। इसी वजह से जो है आइडेंटिटी जो है हमारी हाइब्रिड बनती जा रही है। ना ही हम पूरे वेस्टर्न हो पा रहे हैं और ना ही हम अपनी इंडियन रूट से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि इंग्लिश के अगर अच्छी चीजें हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी काफी है। इससे बहुत इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ये एक तरह सोशल मोबिलिटी का टूल बन गई है। और हम लोगों ने एक एलीट क्लास बना दी अपनी सोसाइटी में, जहाँ पे जिनको इंग्लिश आती है हम उनको बहुत अपर हैंड वाला मानते हैं। और इससे जो है हमारी आइडेंटिटी भी काफी कंफ्यूज हो गई है, हाइब्रिड मोड में हो गई है। बिकॉज हम ना तो पूरी तरह वेस्टर्नाइज हो पाए और ना हम पूरी तरह ट्रेडिशनल बचे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, कि क्या क्या चैलेंजेस आए जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की एक तो टीचिंग करने लगे इंडिया में। देखो, काफी स्कूल्स में तो देखो ट्रेन्ड टीचर्स ही नहीं थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स वगैरह आने पड़े। ट्रेन टीचर्स नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो इससे क्या हुआ, इंग्लिश जो है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाई। ओके, मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट, यानी कि लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी तो उनको स्विच करने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई। इससे जो है रोट लर्निंग ज्यादा होगी, यानी कि लोग रट्टा मारने लग गए थे रादर देन समझने की। अर्बन रूरल डिवाइड बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज अर्बन एरियाज में मोस्टली जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे, रूरल में नहीं। तो इससे जो है एक अलग क्लास बनने लग गई, एक और सोशल इनइक्वालिटी का टूल बन गया ये। पेडागॉगिकल अप्रोच, यानी कि टीचर जो है ट्रेन इतने ऑफन नहीं होते थे, इनएडिकेटली होते थे, तो वो लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते थे स्टूडेंट्स को। असेसमेंट इश्यूज, काफी ज्यादा असेसमेंट इश्यूज आए, रोट मेमोराइजेशन होने लग गया। लोगों को, टीचर्स को भी इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती थी, तो उनका इवैल्यूएशन जो वो टीचर्स चेकिंग करते थे, वो सब करते थे, वो भी सही नहीं होता था। अगर हम कल्चरल रेलेवेंस देखें तो कल्चरल रेलेवेंस हमारे नहीं दिखता है इंडियन स्टूडेंट लाइफ से, बिकॉज हम लोगों ने इंग्लिश स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी। तो एक तरह हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम लोग उससे जो है रिलेट नहीं कर पाते। ओके, ये काफी सारे इसके चैलेंजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए और पेपर में ये सब आते भी हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ डिबेट्स, रेलेवेंस एंड फ्यूचर ऑफ इंग्लिश स्टडीज, कि क्या आज के टाइम पे डिबेट चल रही है इंग्लिश को लेकर और अभी मॉडर्न टाइम में इसका क्या रेलेवेंस है हमारी लाइफ से और क्या आगे फ्यूचर होगा इंग्लिश का। तो देखो, इंग्लिश स्टडीज को लेकर ना आज भी बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या इंग्लिश को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए या रीजनल लैंग्वेजेस को मिलनी चाहिए, क्या इंग्लिश कल्चरल इंपीरियलिज्म है या ग्लोबलाइजेशन का टूल है। देखो, ये सारे क्वेश्चंस तुम पूछे जा रहे हैं, तुमसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, बट आज के टाइम पे ऐसी डिबेट्स चल रही हैं। और एक इंग्लिश जो है एक्सेस और इक्विटी के लिए भी बहुत ज्यादा गलत मानेंगे, बिकॉज लोगों तक पहुंच नहीं पाती। गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना एक्सेस नहीं होता लोगों के पास इंग्लिश का, तो वो भी है। ठीक है, अगर हम आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में इंग्लिश स्टडीज बहुत रेलिवेंट है। ये पावर, आइडेंटिटी और रिप्रेजेंटेशन को समझाने के टूल्स देता है। प्रोफेशनली भी इंग्लिश टेक्नोलॉजी, बिजनेस और अकेडेमिया में हमें अपॉर्चुनिटीज इससे ओपन होती है। ओके, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में इंग्लिश स्टडीज और ज़्यादा इंक्लूसिव, इंटरडिसिप्लिनरी और डिजिटली इंटीग्रेटेड हो सकती हैं और ये सब्जेक्ट इवॉल्व होता रहेगा, लेकिन इंडिया में इसका इंपॉर्टेंस बना रहेगा। इंग्लिश कहीं नहीं जा रहा, हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी हर चीज़ जो है आजकल इंग्लिश में ही होती है। जैसे कि आपको पता है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं मोस्टली सब में इंग्लिश का एक अलग से सेक्शन होता है, सब कुछ होता है।
तो इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट बन गया है कि वो हमारी लाइफ में हमेशा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। ओके, तो ये था एक तरह आप लोगों का MEG 10 का पूरा रिवीजन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका। अगर आप लोगों का एग्जाम है MEG 10 का तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रही होगी। होपफुली मैंने हेल्प करी होगी कुछ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये वाली PPT चाहिए हो तो नीचे कॉमेंट कर देना PDF, एंड मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।